आज हम लोग जो भी जनरल कंपटीशन या किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको देखेंगे। पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है? जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, या फिर जो जीव अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। ये दोनों कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से किसे पादप का खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है? पत्ता, तना, जड़, शाखा के नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर पत्ता। कौन है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है? उसके लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस तथा कार्बोहाइड्रेट बनता है। पत्तियां के अलावा पादपों के दूसरे हरे भाग में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। उपरोक्त कथन में से कौन सत्य है? दोनों कथन सत्य हैं। पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। ऊपर गलत है और ये सत्य है। दूसरा सत्य है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर बना होता है। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? रंध्र। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है? घटपर्णी। निम्नलिखित में कौन सा सहजीवी संबंध का उदाहरण है? शैवाल और कवक का और पादप और जीवाणु का। अमरवेल उदाहरण है परजीवी का। कौन सा पोषक तत्व का उदाहरण है? प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट। पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्ण क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या उपयोग करते हैं? प्रकाश ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल तथा जल। राइजोबियम निम्न में से किन किन पादपों में की जड़ों में होता है? चना, मटर, मूंग। सजीवों के शरीर की सूक्ष्मतम इकाइयों को क्या कहते हैं? कोशिका। पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? पत्तियों द्वारा। कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाता? नाइट्रोजन। जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं स्वपोषी। उन जीव जंतु को क्या कहते हैं जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं? विषमपोषी। विषमपोषी। जल एवं खनिज किसके द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं? वाहिकाओं के द्वारा। वाहिकाओं के द्वारा। जड़ से जल एवं खनिज पादप के किस भाग के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचता है? तना। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं क्या कहलाती है? स्वपोषण। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज पादप के किस भाग द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? जड़ों द्वारा। शैवाल किस कारण से हरे होते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के शैवाल किस कारण से हरे होते हैं? क्लोरोफिल के कारण। कौन पादपों के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन की उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मिट्टी में निरुक्त करता है? जीवाणु। पौधे को किसकी मुख्य आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन, पोटेशियम तथा फास्फोरस। मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? हरे तने। जिन पादपों में क्लोरोफिल न होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है वह कौन सी प्रणाली का उपयोग करते हैं? विषमपोषी। पिचर पादप में पत्तियां किस रूप में होती है? घड़े के रूप में। निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? लिग्निन। फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो किसका परिवहन करता है? पोषकों का। भोजन के संग्रह के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है? पैरेन्काइमा। रंध्र स्थित होते हैं पत्तों में। उन पादपों को क्या कहते हैं जो परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं? परजीवी। कवक या फंजाई भोजन के रूप में किसका अवशोषण करते हैं? विलयन का। लाइकेन में कौन प्रकाश संश्लेषण करता है? शैवाल। कवकों की वृद्धि किस मौसम में ज़्यादा होती है? वर्षा में। कौन सा जीव जिसमें शैवाल और कवक दोनों भागीदार होते हैं? लाइकेन। जो जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे से बांटते हैं वो क्या होते हैं? सहजीवी। राइजोबियम किन पादपों की जड़ों में रहता है? फलीदार पादपों की।
पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। केंद्रक के चारों ओर जेली के समान एक पदार्थ घिरा होता है, उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। किसकी उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है? क्या करती है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। पौधे में वे कार्बोहाइड्रेट जिन तुरंत उपयोगी नहीं किया जाता वो किसके रूप में संग्रह किया जाता है? स्टार्च के रूप में। श्वसन के लिए पत्ती की सतह पर किसके द्वारा उपस्थित ऑक्सीजन विसरित होकर पत्ती की कोशिकाओं तक पहुंचता है? स्टोमाटा। समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलय वायु में किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन का। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आदान प्रदान की प्रक्रिया कहलाती है श्वसन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रमों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पत्तियों में अवस्थित रंध्रों के द्वारा। निम्न में कौन सा प्राणी जगत स्वपोषी होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाता है? पादप। अगला चैप्टर है प्राणियों में पोषण। अमीबा भोजन कैसे पकड़ते हैं? पादप से। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी हमिंग बर्ड पौधे को किस प्रकार से खाद्य अंतर्ग्रहण करते हैं? पौधे के मकरंद को चूसकर। कौन सा जानवर रोमंथी है? गाय। दंत क्षय का कारण नहीं है? सलाद। मानव आहार नाल के किस HK के X की लंबाई सबसे अधिक होती है? छोटी आंत। क्षुद्रांत की लंबाई कितनी होती है? 7.5 मीटर। अमाशय क्या स्रावित करता है? श्लेष्मा, पाजक रस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बृहदांत्र लगभग कितना मीटर लंबा होता है? 1.5 मीटर। मनुष्य के मुंह में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4। मनुष्य में लगभग कितने समय के बाद दूध के दांत गिर जाते हैं? 8 वर्ष। हमारे आहार नल का सबसे चौड़ा भाग है अमाशय। हमारे मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल स्राव होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आहार नल के किस भाग द्वारा जठर रस का स्राव होता है? अमाशय। यकृत एवं अग्नाशय के स्राव से स्राव प्राप्त कौन करता है? क्षुद्रांत्र। भोजन को अमाशय तक कौन पहुंचाता है? ग्रासनली। अमाशय कितनी लंबी होती है? 10 इंच। निम्नलिखित में से उदर गुहा के बाईं ओर स्थित होता है अमाशय। निम्नलिखित में से किस में भोजन में जठर रस मिला होता है? अमाशय। निम्नलिखित में से किस में अधिकतर पाचन और अवशोषण होता है? छोटी आंत। अमाशय में भोजन काइम नामक गढ़े तरल पदार्थ के रूप में आकर कहाँ जाता है? छोटी आंत। मीठे के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है अग्रछोर। खट्टे के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है पार्श्व किनारे। भोजन को पकड़ना एवं काटना क्या कहलाता, मतलब किस दांत के द्वारा होता है? कृंतक। भोजन के चीरने और फाड़ने का काम कौन करता है? रदनक। मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3। पीतरस का संचय किस अंग में होता है? पित्ताशय। निम्नलिखित में से किस में पित्ताशय होता है जिससे पीतरस का स्राव होता है? यकृत। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन करता है? यकृत। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है? यकृत में। पीतरस निम्नलिखित में से क्या है? क्षारीय। यकृत द्वारा स्रावित पीतरस किसके पाचन में सहायक होता है? वसा। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? एमिनो अम्ल। पाचन क्रिया में वसा परिवर्तित होता है? वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल। पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट परिवर्तित होता है? ग्लूकोज। आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण के लिए दीर्घ पाए जाते हैं? क्षुद्रांत। आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना कहाँ होती है? क्षुद्रांत में। पचे हुए भोजन से जल एवं कुछ लवणों को अवशोषण किस भाग द्वारा होता है? बृहदांत्र। कौन से पदार्थ का पाचन रूमिनेंट में होता है परंतु मनुष्य में नहीं? सेल्यूलोज। क्षुद्रांत में उंगलियों के समान उभरी रचना क्या कहलाती है? दीर्घ। जटिल खाद्य पदार्थ को सरल में परिवर्तन करना या टूटना विखंडन कहलाता है। इस प्रक्रम को कहते हैं पाचन। स्टारफिश या तारा मछली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका आहार कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु होते हैं। यह भक्षण के लिए कवच खोलने के बाद अपने मुख से अमाशय बाहर निकालती है और जंतु के कोमल भाग को खाती है। ये दोनों सत्य हैं। तारा मछली भोजन को सीधे कहाँ ग्रहण करती है? अमाशय में। तारा मछली किसके कठोर कवच को जंतुओं का आहार करती है? कैल्शियम कार्बोनेट।
स्टारफिश कवच खोलने के बाद अपने मुख से बाहर क्या निकालती है और जंतु के कोमल भाग को खाती है? अमाशय को। पाचन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पाचक रस सरल पदार्थों को जटिल बनाता है जो पाचन में सहायक है, यही असत्य है। अमाशय की अतिरिक्त भित्तियां क्षुद्रांत और आहार नल से संबंध ग्रंथियां पाचक रस स्रावित करती है, ये सत्य है। निम्नलिखित में कथनों में कौन सत्य है? यकृत शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। यकृत पीत रस स्रावित नहीं करती है। पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये पहला सत्य है। रूमिनेंट अथवा रुमंथी जंतु में कथनों में कौन सही है? रूमिनेंट में अमाशय 4 भाग में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में लाता है और इसे चबाता है। इसे रोमंथन जुगाली कहते हैं, ये इसमें सभी सही है। अमीबा के संबंध में कौन सही है? यह जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा अपनी आकृति स्थिति निरंतर बदलता रहता है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली और गोल सघन केंद्रक और कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक घनियां होती है, ये तीनों सत्य हैं। श्लेष्मा किसके आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है? अमाशय। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, इस प्रक्रम को कहते हैं अवशोषण। पाचन क्रिया के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करें। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित होता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित होता है। उपयुक्त में सत्य कथन है, इसमें सभी सत्य हैं। अमाशय की आकृति होती है जे आकार की। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? क्षुद्रांत में। अगला चैप्टर है ऊष्मा। निम्नलिखित में कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है? पास्कल। इन कथनों में कौन सही है? ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। द्रव और गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होता है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाती है, ये सभी सत्य हैं। ठोसों में प्रायः ऊष्मा किसके कारण स्थानांतरित होती है? चालन। किसके द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? विकिरण। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाती है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है गैस और द्रव में। किस प्रक्रिया में पदार्थ के कारण स्वयं स्थानांतरित होते हैं? पदार्थ के कण। संवहन। आग पर रखी पतीली का जल किसके द्वारा गर्म होता है? संवहन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सत्य है? दोनों कथन सत्य है। निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है? गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तु की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण को कम अवशोषित करती है। या फिर ऊनी वस्त्र सर्दियों में हमें गर्म रखता है। इसका कारण यह है कि ऊन ऊष्मारोधी है तथा इसके रेखे के बीच वायु फंसी रहती है। दूसरा कथन सत्य है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है। क्यों? क्योंकि वे उन पर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। श्वेत वस्त्र काले वस्त्र की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि वे संपूर्ण प्रकाश का परावर्तित करते हैं। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? यह तापमान को स्थिर रखता है। थर्मोस्टेट संबंधित है तापक्रम से। डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर है 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक। थर्मामीटर के बल्ब में कौन सा द्रव भरा होता है? पारा। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर होता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। जल में ऊष्मा का स्थानांतरण का विधि है संवहन। चालन ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि है ठोस में। ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है? गर्म से ठंडी वस्तु की ओर। किस प्रक्रम द्वारा सब्जी बनाते समय हैंडल गर्म हो जाता है? चालन। द्रवों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? संवहन। निम्नलिखित कथनों पे पहला है रात्रि के समय सागर तटीय क्षेत्र में स्थल से समुद्र की ओर चलने वाले दैनिक पवनों को स्थल समीर कहते हैं। दोपहर के समय समुद्र के स्थल की ओर अपवाहित होने वाली दैनिक पवनों को सागर समीर कहते हैं। उपयुक्त में कौन कथन सत्य है? दोनों कथन सत्य हैं।
थली ज़मीन को चलने के लिए किस प्रहर में होता है? तो रात्रि में। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? संवहन। समुद्र समीर कब चलता है? दिन में। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है? विकिरण। इनमें कौन ऊष्मा रोधी है? प्लास्टिक। 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? 98.6। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन ऊष्मा का कुचालक है। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? चीनी मिट्टी के बर्तन। किसी वस्तु पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक बनाता है? इलेक्ट्रॉन। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस। किस विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु जल की आवश्यकता नहीं होती? विकिरण। जब हम किसी तापक के सामने बैठते हैं तो हमें किस प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है? विकिरण। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को किसके द्वारा परिवेश स्थानांतरित करता है? विकिरण। हमारा शरीर किस विधि के द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करता है? विकिरण। सभी गर्म पिंड किसके रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं? विकिरण। फोन में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? चालन। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतन के ऊपर होती ताकि रेफ्रिजरेटर का अन्य भाग किसके द्वारा ठंडा हो सके? संवहन। निम्न में से किस विधि में ऊष्मा का स्थान एक दूसरे स्थान तक बीच के माध्यम को बिना गर्म किए पहुंचता है? विकिरण। बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा किस विधि द्वारा गर्म होती है? विकिरण। कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म करने के लिए महत्वपूर्ण है? चालन। वायुमंडल को निचली परत को गर्म करने के लिए महत्वपूर्ण है? चालन। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया ठोस पदार्थों में नहीं होती है? संवहन। किसी पदार्थ की ऊष्मा तरंग के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को कहते हैं? विकिरण। ऊष्मा गति का कौन सा नियम ऊष्मा को प्रभावित होने की दिशा को व्यक्त करता है? द्वितीय। निम्न में कौन तापमान का एसआई इकाई है? केल्विन। इनमें से कौन विद्युत का काफी अच्छा चालक है? ग्रेफाइट। परम शून्य तापमान केल्विन स्केल पर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके के प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहे का ऊष्मा का अच्छा चालक है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। अम्ल, क्षार और लवण। पहला क्वेश्चन है, अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। क्षारीय पदार्थ का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? लाइकेन। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? रोसेला। लिटमस प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। निम्न में से कौन सा पदार्थ की प्रकृति क्षारकीय है? चूने का पानी। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला करता है? OH। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय हो ना क्षारीय हो तो किस रंग का होता है? बैंगनी। निम्न में से कौन सा अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहता है? हाइड्रोजन। अम्ल वह पदार्थ है जो क्या देता है? प्रोटॉन। निम्नांकित में कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है? जिंक। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है? ऑक्सीकरण। धातु के ऑक्साइड पर अम्ल का प्रभाव से कौन सा यौगिक उत्सर्जित होता है? धातु लवण। विलयन में H+ आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति होती है अम्लीय। निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? सल्फर डाइऑक्साइड। अर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन बढ़ाता है। कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। विलयन की प्रकृति है अम्लीय। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? संतरा। क्षार में लाल लिटमस पत्र डालने पर लिटमस का रंग हो जाता है नीला। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया कही जाती है उदासीनीकरण। नेटल के डंक में अम्ल पाया जाता है मेथेनोइक। अम्ल वर्षा की पर्यावरण प्रदूषण से बनती है नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है, किससे निकाला जाता है? लाइकेन के पौधे से। निम्नलिखित में कौन अम्ल के गुण नहीं है जो लाल को नीला कर देता है? ये उसका क्षार का गुण है। निम्न में कौन उदासीन विलयन का उदाहरण है? शुद्ध जल। निम्न में कौन पदार्थ सूजक के रूप में व्यवहार करता है? हल्दी, लिटमस और गुड़हल की पंखुड़ियाँ। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कौन से के पदार्थ से निर्मित होता है? लवण।
चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल स्राव होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं लवण, जल तथा ऊष्मा। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाती है तो इसे उपचारित किया जाता है चूना से। साबुन की प्रकृति है क्षारकीय। एक विलयन नीले लिटमस को पत्र का रंग नहीं बदलता। विलयन की प्रकृति है उदासीन या क्षारकीय। कोई विलयन नीले या लाल लिटमस पत्र को रंग नहीं बदलता। विलयन की प्रकृति है उदासीन। सफेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल हो जाता है। इसका कारण है साबुन की प्रकृति क्षारकीय होती है। निम्न में कौन सा पदार्थ क्षारकीय प्रकृति के है? बेकिंग सोडा। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। लाल लिटमस को नीले में बदल दिया जाता है क्षारक द्वारा। वर्षा का जल अम्लीय किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। निम्न में कौन से पदार्थ क्षारकीय प्रकृति के हैं? बेकिंग सोडा, साबुन तथा चूने का पानी। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन को कैसा कर देता है? गहरा गुलाबी। गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारकीय विलयन को करता है हरा। एसिड शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? एसियर। जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोल्फथेलीन कैसा रंग देता है? गुलाबी। साबुन में कौन सा क्षारक होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। CaO का रासायनिक सूत्र का नाम है बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पुताई की गई दीवारों के बनने के कारण 3 से 4 दिनों में चमकदार दिखाई देती है। किसी कारण? कैल्शियम कार्बोनेट। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो तो उसे किन क्षारकों से उपचारित किया जाता है? बिना बुझे हुए चूना कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिनेफ्थेलीन और अम्ल के विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर विलयन का रंग हो जाता है गुलाबी। फिनोफ्थेलीन सूचक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कैसा रंग देता है? रंगहीन। कारखाने के अपशिष्ट जलाशय में विसर्जित करने से पहले कौन सा पदार्थ से उदासीन करते हैं? क्षारकीय। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में डालती है अम्लीय द्रव। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलामाइन विलयन मिलाकर उदासीन किया जा सकता है। इसमें होता है जिंक कार्बोनेट। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करने पर मृदा को बना देता है अम्लीय। आमाशय में किसकी आवश्यकता से अधिक मात्रा में अपचयन होता है? अम्ल। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है NaOH। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण। लवण की प्रकृति अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण के लिए विशेष प्रकार का उपयोग किया जाता है। यह पदार्थ है सूचक। संतरा नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। खिड़की के कांच आदि को साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा खाने का सोडा को गर्म करने पर विघटित होकर कौन सा गैस का बुलबुले देते हैं? इसलिए पेस्ट्री, केक आदि में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडा वाटर व अन्य पेय पदार्थ में कौन सा अम्ल होता है? कार्बोनिक अम्ल। अगला चैप्टर है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज फाड़ना, रंग परिवर्तन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनना, कागज का जलना। कागज को फाड़ना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सभी भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। रासायनिक परिवर्तन में एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, ये वाला सत्य है। दूसरा, ऐसा परिवर्तन जिसका विपरीत दिशा में भी परिवर्तन संभव हो, उत्क्रमणीय परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। जिस परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता, बस उसकी अवस्था बदलती है, अर्थात इसको पूर्ण अवस्था में लाया जा सकता है, भौतिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? मोम का गलना। निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? दूध से दही बनना। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का रासायनिक एवं भौतिक दोनों परिवर्तन होते हैं? मोमबत्ती का जलना।
निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? लोहे में जंग लगना। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? पदार्थों का किण्वन। इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। इनमें कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? मक्खन का खट्टा होना। लोहे में जंग लगना इनमें से किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? निष्क्रियकरण। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है? डिपोजिशन। निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना। रासायनिक परिवर्तन होता है अनुत्क्रमणीय। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओजोन का विघटन एक रासायनिक परिवर्तन है। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। उपयुक्त कथन में कौन सही है? दोनों कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में विचार करें। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है। कौन सा कथन सत्य है? दोनों कथन सत्य हैं। पदार्थ के अमाप, रंग और अवस्था जैसे गुण क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन। यदि आप लोहे के टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पे किस रंग की परत जमती है? भूरे रंग की। वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसमें शामिल अभिक्रिया के प्रकार का चयन करें। ऑक्सीकरण अभिक्रिया MgO+CO बनाता है Mg+CO2। इसमें किसका ऑक्सीकरण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षारक। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफेद राख उत्पन्न होती है जिसे क्या बनाने के लिए पानी में घोला जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नीला होता है कॉपर सल्फेट। विलयन के रंग का नीला से हरा होना एक नए पदार्थ किसके बनने के कारण होता है? आयरन सल्फेट। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से किसके निर्माण के कारण दूधिया हो जाता है? CaCO3। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया होता है? CO2। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। किसके कारण? कैल्शियम कार्बोनेट। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक पदार्थ बनता है क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पाचन किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक। अंगूर का किण्वन रासायनिक परिवर्तन। औषधि किस अभिक्रिया का श्रृंखला का अंतोयो उत्पाद है? रासायनिक। प्लास्टिक और अपमार्जक किन अभिक्रिया द्वारा बनता है? रासायनिक। किसी भी पदार्थ का जलना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन का। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम। किसी द्रव को उसी के वाष्प में परिवर्तन करने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। निम्न में किसमें वाष्पन का प्रयोग किया जाता है? जल से नमक को प्राप्त करने में। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रबर बैंड को खींचना। क्रिस्टलीकरण उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। एक भौतिक परिवर्तन है जल में शक्कर का घुलना। कौन सी अभिक्रिया भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? वाष्पीकरण। समुद्री जल से साधारण नमक किस विधि द्वारा प्राप्त करते हैं? वाष्पन। लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाना। गैल्वेनीकरण। प्रकाश संश्लेषण किस परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन। सिलेंडर में द्रव के रूप में मौजूद गैस के बाहर आते ही गैस में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? अभिकारक।